हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे वेजरिंग एग्रीमेंट्स को, जो कि सेक्शन 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रेजेंट है। और अगली वीडियो में हम कवर करेंगे कंटिंजेंट एग्रीमेंट्स को, और फिर हम जानेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता क्या है। और इस वीडियो को मैंने सारे केस लॉज को इन्वॉल्व करते हुए ऐसे बनाने की कोशिश की है कि ना कि केवल आपके लॉ एंट्रेंस प्रिपरेशन में ये वीडियो काम आएगी, और जब आप लॉ स्कूल में चले जाएंगे और एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना होगा तो इस वीडियो के थ्रू आप डिटेल में जान पाएंगे कि असल में वेजरिंग एग्रीमेंट्स कहते हैं किनको हैं और क्या क्या इसके एसेंशियल्स होते हैं। तो दोस्तों, वेजरिंग एग्रीमेंट्स को डील करता है सेक्शन 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और सेक्शन 30 दोस्तों ये नहीं बताता है कि वेजरिंग एग्रीमेंट्स है क्या, वो बस ये बोलता है कि वेजरिंग एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो वॉइड होते हैं। तो वॉइड का मतलब क्या है कि ये अनइन्फोर्सेबल है। अगर कोई क्लेम है आपका और वो वेजरिंग एग्रीमेंट्स के थ्रू आ रहा है तो आप उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं कोर्ट में जाके। तो ये बात खाली कहता है सेक्शन 30। सेक्शन 30 नहीं डिफाइन करता है कि वेजरिंग एग्रीमेंट्स हैं क्या। तो वेजरिंग एग्रीमेंट्स किन किन को कहते हैं, क्या उसके एसेंशियल्स हैं, वो हम पीपीटी वाइज समझेंगे आगे आने वाली इस वाली स्लाइड्स में। तो ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, यू कैन नॉट क्लेम एनी कंपेंसेशन बिकॉज दे आर वॉइड। और क्या होता है वेजरिंग एग्रीमेंट, एक इलस्ट्रेशन यहाँ पे मेंशन्ड है कि ए और बी दोनों क्रिकेट मैच देख रहे थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और उन दोनों के बीच में एक वेजरिंग एग्रीमेंट हुआ जिसमें बी ने ये बोला कि भाई मैं तुझे 2000 रुपए दूंगा अगर आज इंडिया हार जाती है, और ए ने बोला भाई मैं तुझे 2000 रुपए दूंगा अगर आज इंडिया जीत जाती है। तो इसमें क्या हुआ, ये फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट है, अभी पता नहीं है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, पहली बात। तो दूसरी बात, इसमें दोनों के पास इक्वल चांस है ऑफ लूजिंग और विनिंग। दोनों के पास मतलब एक बंदा हार सकता है, एक बंदा जीत सकता है। तो मोटे तौर पर ये होता है वेजरिंग एग्रीमेंट। जिस एक शर्त आप मान लीजिए, जैसे आपने शर्त लगाई कि भाई अगर आज बारिश हुई तो मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा, और नहीं हुई तो तू मुझे 1000 रुपए देगा। तो बारिश का होना या ना होना वो एक फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट है। हमें ये नहीं पता है कि बारिश होगी या नहीं होगी, ये उन दोनों के हाथों में नहीं है। अगर ऐसा कोई इवेंट हो जो उनके स्किल पे डिपेंडेंट करता हो या उनके हाथ में हो उसका रिजल्ट डिटरमाइन करना, तो उसको वो वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं होता है। अभी और डिटेल में इसको समझेंगे कि क्या क्या इसके एसेंशियल्स हैं और किन किन चीजों को वेजरिंग एग्रीमेंट आप कहेंगे, किन को नहीं कहेंगे। तो पहली बात जो हमें पता होनी चाहिए कि ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड। आप जानते ही होंगे अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है कि जो भी इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव इलीगल होता है, अनलॉफुल होता है, वो वॉइड होते हैं। पर सारे वॉइड एग्रीमेंट्स इलीगल नहीं होते हैं। तो वैसे ही वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड तो है पर ये इलीगल नहीं है एज पर सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो वॉइड है पर इलीगल नहीं है। तो इसलिए जो भी कोलैटरल ट्रांजैक्शंस होती हैं, कोलैटरल ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इस केस में गेरूलाल पारेख वर्सेस महादेव दास, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ऑल्दो वेजर इज नॉट अनलॉफुल, कि अनलॉफुल तो नहीं है अंडर सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसकी वजह से जो भी प्रोसीडिंग्स और ट्रांजैक्शंस कोलैटरल होंगी टू द मेन ट्रांजैक्शन वो इन्फोर्सेबल होंगी। तो कोलैटरल ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है, देखिए जैसे कि ए और बी के बीच में शर्त लगी थी कि आज भाई इंडिया जीत गई तो 2000 रुपए दूंगा, उसने बोला ठीक है, इंडिया हारी तो मैं तुझे 2000 रुपए दूंगा। तो दोनों के पास इक्वल चांस था विनिंग और लूजिंग, वेजरिंग एग्रीमेंट हुआ उनके बीच में। तो अब इस केस में क्या हुआ कि इस समय ए हार गया शर्त वो। अब उसने अपने एजेंट को बोला कि भाई एक काम कर, उसको ना 2000 रुपए दे के आ जा, मैं शर्त हार गया था तो मैं तेरे को दे दूंगा बाद में। अब क्या हुआ, उसने 2000 रुपए दिए नहीं बाद में एजेंट को। तो क्या एजेंट कोर्ट में जा सकता है कि भाई मेरे को पैसे दिलवाओ जो 2000 रुपए मैंने इसके बिना बिहाफ पर दिए थे, या फिर ये बोलेगा कोर्ट की नहीं, ये तो भाई वेजरिंग एग्रीमेंट के लिए दिए ना आपने, तो हम तो इन्फोर्स नहीं कर सकते इसको। तो दोस्तों कोलैटरल ट्रांजैक्शन है, मेन ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर केस ऐसा होता कि ए ने ही बी को 2000 रुपए दिए होते तो उस केस में नहीं दिए होते, सॉरी, अगर ए ने ही बी को 2000 रुपए नहीं दिए होते हारने के बाद शर्त, तो बी नहीं जा सकता था कोर्ट में क्योंकि वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड। पर ये कोलैटरल ट्रांजैक्शन है, इसमें उसके एजेंट ने तो ए के बिहाफ पर दिए हैं पैसे, वो खुद वेजरिंग एग्रीमेंट में पार्टी नहीं था। तो कोलैटरल ट्रांजैक्शंस को आप इन्फोर्स कर सकते हैं, बेशक वो वेजरिंग एग्रीमेंट से रिलेटेड हो, पर मेन ट्रांजैक्शन को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है क्योंकि वेजरिंग एग्रीमेंट बाय इटसेल्फ वॉइड है। तो क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट के, तो सबसे पहला एसेंशियल है कि इट शुड बी एन अनसर्टेन इवेंट। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए। देखिए जनरली तो फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए, पर वो पास्ट में भी हो सकता है। कोई अगर घटना पहले पास्ट में घट गई है तो वो भी अनसर्टेन इवेंट मान सकते हैं, पर किस कंडीशन में, जब उसका रिजल्ट या आउटकम या उसका टाइम ऑफ हैपनिंग ना पता हो दोनों पार्टीज को। जैसे कि अगर मैं आपको इलस्ट्रेशन दूं
कि दोनों ने शर्त लगाई थी, ए और बी ने, कि भाई ये जहाज अगर डूबा तो मैं तुझे 1000 रुपये दूंगा, अगर नहीं डूबा तो तू मुझे 1000 रुपये देगा, ठीक है। पर जब इन्होंने शर्त लगाई थी उससे पहले ही वो जहाज डूब चुका था, पर दोनों को ही नहीं पता था ये बात, दोनों को इसका रिजल्ट नहीं पता था जिस समय उन्होंने शर्त लगाई। तो इस केस में क्या हुआ, ये पास्ट इवेंट था और ये अनसर्टेन भी माना जाएगा क्योंकि उनको उसका रिजल्ट आउटकम नहीं पता था जब वो शर्त लगा रहे थे। तो ये मतलब होता है अनसर्टेन इवेंट का, जब आपको पता ही ना हो, रिजल्ट्स आर नॉट प्री डिटरमाइंड, पहले से ही रिजल्ट्स के बारे में आपको कोई ज्ञान ना हो। तो इस केस में भी ये बोला गया है सुप्रीम कोर्ट ने, जेठमाल मंडल लाल जकोटिया वर्सेस निवातिया एंड कंपनी, इस केस में कोर्ट ने बोला कि ऑल्दो वेजर इज जनरली अबाउट हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, कि ऑल्दो जनरली वेजिंग एग्रीमेंट्स फ्यूचर इवेंट से डील करते हैं, पर पास्ट इवेंट्स को भी वेजिंग एग्रीमेंट्स में लाया जा सकता है अगर पार्टीज आर नॉट अवेयर अबाउट इट्स रिजल्ट और द टाइम ऑफ हैपनिंग। तो यही बात मैंने आपको समझाई है। तो अगर आपसे कभी कोई बाद में कभी कोई बात करे कि मैंने वेजिंग एग्रीमेंट्स खाली फ्यूचर इवेंट्स के लिए होते हैं, तो ऐसा नहीं होता, पास्ट के इवेंट्स को भी वेजिंग एग्रीमेंट में लाया जा सकता है, प्रोवाइडेड दे आर अनसर्टेन एंड द पार्टीज आर नॉट अवेयर अबाउट इट्स टाइम ऑफ हैपनिंग और इट्स रिजल्ट। अगला एक और एसेंशियल है म्यूचुअल चांस ऑफ विनिंग एंड लूजिंग, दोनों के पास बराबरी का मौका होना चाहिए हारने का या जीतने का। जैसे कि ए और बी के बीच में ये शर्त लगी कि भाई अगर आज बारिश हुई तो ए बी को 100 रुपये देगा, और अगर आज बारिश नहीं हुई तो ए बी को 50 रुपये देगा। तो भाई इसमें तो हार और जीत दोनों ही एक ही है, क्योंकि एक बार 100 रुपये देने, एक बार 50 रुपये, तो इसमें म्यूचुअल चांस नहीं है हारने का या जीतने का, तो ये वेजिंग एग्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि म्यूचुअल चांस ऑफ विनिंग एंड लूजिंग एसेंशियल है। अगर ऐसा होता कि ए बी को 100 रुपये देगा अगर आज बारिश होती है, और नहीं होती है तो बी ए को 100 रुपये देगा, तो उस केस में वेजिंग एग्रीमेंट होता क्योंकि म्यूचुअल चांस होता। पर इसमें तो हार भी एक ही है, और मतलब ए हारेगा ही हर केस में, क्योंकि एक बार 100 रुपये देने और एक बार 50 रुपये, तो म्यूचुअल चांस नहीं हो, इसलिए वेजिंग एग्रीमेंट नहीं है। अगला एसेंशियल है नाइदर ऑफ द पार्टीज टू हैव द कंट्रोल ओवर द इवेंट। देखिए इवेंट अनसर्टेन होना चाहिए और दोनों ही पार्टीज के हाथ में नहीं होना चाहिए उसका कंट्रोल। अब एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि इलस्ट्रेशन में भी दिया हुआ है कि राम और रेखा, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। राम ने बोला कि देख भाई रेखा, मैं तुझे 1000 रुपये दूंगा अगर तू रिजाइन करती है जॉब से, और रेखा ने बोला कि भाई मैं भी तेरे को 1000 रुपये दूंगी अगर मैं नहीं करती हूँ। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में तो भाई ये वेजिंग एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, क्योंकि रेखा के हाथ में है कि वो रिजाइन करे या ना करे, तो इसमें पार्टी का कंट्रोल है ओवर दैट इवेंट, तो इस केस में वेजिंग एग्रीमेंट नहीं हुआ। इलस्ट्रेशन से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब आप इलस्ट्रेशन से समझते हैं तो आपको बातें और अच्छे से और बेहतर तरीके से समझ में आती हैं। एक और एसेंशियल, लास्ट एसेंशियल है इसका, नो अदर इंटरेस्ट इन द इवेंट। उन दोनों ही पार्टीज का हार या जीत में इंटरेस्ट होना चाहिए। जब आप शर्त लगाते हैं कि आज भाई जैसे आज बारिश होगी या नहीं, तो आपको कोई ये इंटरेस्ट थोड़ी है कि भाई बारिश होगी तो मजा आएगा, आपको तो इंटरेस्ट खाली ये है कि भाई अगर बारिश आज हो जाती है तो मेरे को 100 रुपये मिलेंगे, और उसका क्या अगर नहीं होती तो मुझे 100 रुपये मिलेंगे। तो आपका खाली इंटरेस्ट है विनिंग और लूजिंग में, आपका उस इवेंट में कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट नहीं है। सो यही होता है बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेजिंग एग्रीमेंट और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में। जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी में कवर होते हैं, वो एक अलग चीज़ है, अलग कॉन्सेप्ट है, उसको मैं कवर करूंगा वीडियोस में। और वेजिंग एग्रीमेंट एक अलग चीज़ है, जैसे कि इसमें बताता हूँ मैं आपको, ये इलस्ट्रेशन जो है वो खुद ही अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ए ने अपनी बाइक को का इंश्योरेंस लिया, जैसे आप भी लेते होंगे गाड़ियों का, बाइक्स का, और उसने प्रीमियम भरा जैसे जैसे रेगुलरली भरना था, तो उसका इंटरेस्ट बाइक में है, उसका इंटरेस्ट इसमें नहीं है कि भाई मैं अपनी बाइक तोड़ दूंगा तो वो मेरे को पैसे मिलेंगे इससे। क्या आप कभी ऐसा करेंगे कि भाई आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो आप ये सोचे कि मैं बीमार हो जाता हूँ जिससे कि मुझे इससे पैसे मिले, आप तो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने वो ली है इंश्योरेंस पॉलिसी, जैसे कि इसमें उसका इंटरेस्ट बाइक में है और उस बाइक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो पॉलिसी ली गई है, ना कि उसका इंटरेस्ट इस बात में है कि भाई मैं अपनी बाइक को तोड़ देता हूँ जिससे कि मुझे पैसे रिकवर हो, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो तो उतना ही क्लेम आपको देगी जितना बाइक में डैमेज हुआ होगा, उस हिसाब से क्लेम दिया जाता है। तो दोस्तों ये फर्क होता है इंश्योरेंस में, कॉन्ट्रैक्ट में और वेजिंग एग्रीमेंट में। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि भाई इंश्योरेंस भी तो अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंडेंट है, तो आपको ये बताना है नहीं सर, उसमें इंटरेस्ट उस बंदे का उस पर्टिकुलर चीज में होता है जिसके लिए वो इंश्योरेंस करवाता है, ना कि इस चीज में इंटरेस्ट होता है कि भाई उसको वो अमाउंट या क्लेम मिले। तो दोस्तों आखिरी में हम जानते हैं कि क्या क्या एक्सेप्शंस होते हैं
एक वेजरिंग एग्रीमेंट पे। दोस्तों हॉर्स रेस कॉम्पिटिशंस आपने देखे होंगे मूवीज में कि लोग अपने घोड़े तैयार करते हैं, उनको दौड़वाते हैं और फिर उनके ऊपर बाजी लगाते हैं कि अगर ये घोड़ा मेरा जीतेगा आज 10 लाख रुपए में लगाता हूँ। तो उस केस में क्या होता है, इसको वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं माना जाता। ऑल्दो आप बोलेंगे सर ये भी तो फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट है, पर इस केस में के आर लक्ष्मणन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई हॉर्स रेस जो है वो गेम ऑफ स्किल है। वो इस पे डिपेंड करता है कि आपने हॉर्स को कैसे ट्रेनिंग दी है, क्या क्या उसका खान पान है, क्योंकि खान पान से उसकी बिल्ट बनेगी, उसकी स्टेमिना बनेगा, उसके साथ कैसी ट्रेनिंग दी है उस पर डिपेंड करेगा कि वो जीतता है या नहीं जीतता है। तो हॉर्स रेस ना तो इलीगल है और ना ही ये वेजरिंग एग्रीमेंट है, क्योंकि इट इज डिपेंडेड अपॉन द स्किल्स, और जो कि डिपेंड करेंगे कि आपने उसका खान पान कैसे रखा है और उसको ट्रेनिंग कैसे दी है। और आखिरी इसका एक्सेप्शन होता है कॉम्पिटिशन्स इन्वॉल्विंग स्किल, जिसमें आपका खुद का स्किल इन्वॉल्व हो जाएगा, जैसे कि क्रॉसवर्ड पजल्स हुआ या स्पोर्ट्स कंपटीशन हुआ। अब आप कैसे अपने आप को ट्रेन किया है आपने, या कैसे आप दिमाग लगाते हैं उस क्रॉसवर्ड पजल्स में, ये तो आपका अपना स्किल है, तो आपके हाथों में है ये इवेंट, तो उसको वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं बोलते हैं। पर वहीं जब लॉटरी की बात आती है, लॉटरी एक चांस का गेम होता है, आपकी लॉटरी लग भी सकती है और ना भी लगे, तो उसको वेजरिंग एग्रीमेंट में रखा जाता है। वहीं जब बात आती है शेयर्स की, जो आप शेयर्स खरीदते हैं, तो उसमें भी उसको वेजिंग एग्रीमेंट नहीं माना जाता। और चौथी बात, जो रमी का गेम हम देखते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी लोग रमी खेलते हैं आजकल, या फिर वैसे भी लोग खेलते हैं घर पे दिवाली में और ये सब, वो भी गेम ऑफ स्किल है, वो स्किल पे डिपेंड करता है, वो वेजिंग एग्रीमेंट नहीं है, तो आप उसको इन्फोर्स करा सकते हैं बाय मूविंग टू द कोर्ट, क्योंकि वो स्किल ओरिएंटेड गेम है। तो दोस्तों ये था वेजरिंग एग्रीमेंट पे, और मैंने कोई भी चीज नहीं छोड़ी है जो आपको पता होनी चाहिए वेजरिंग एग्रीमेंट से रिलेटेड। अगली वीडियो में हम कंटिजेंट एग्रीमेंट को डील करेंगे और फिर हम जानेंगे कि क्या फर्क होता है दोनों में। तो कुछ कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट थी वो इंश्योरेंस था, क्या एक्सेप्शंस हैं, क्या क्या इसके एसेंशियल्स हैं, और क्या ये इलीगल होता है, क्या ये वॉइड होता है या हम इसको इन्फोर्स करा सकते हैं, वो सभी बातें मैंने इस वीडियो में कवर कर दी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक्स आप कितने देते हैं उससे मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरे को कंटिजेंट एग्रीमेंट एक्सप्लेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको यही समझ में नहीं आया तो उस वीडियो को बनाने का कोई मोटिव ही नहीं निकलता है। तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।